अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बाख्तियार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम बाख्तियार है ये SPO जो समाजी तंजीम है, स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन या इदारा इस्तेहकाम शिरकती तरक्की, और बड़ा मुश्किल सा नाम है लेकिन बड़ा आसान काम लोगों की आसानी के लिए वो यहाँ कर रहे हैं। उसके तामुन से एक सीरीज़ है कि बाख्तियार अवाम मुनसफ़ाना निज़ाम कैसे और मुमकिन है। और अगर हम बात करें तो आज हमारे इस सीरीज़ का जो हिस्सा है वो है, हम बात करेंगे सिनफ़ी तशद्दुद के मुतासरा जो लोग हैं वो कहाँ जाएँ, कहाँ रसाई उनको मिल सकती है। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं रीजनल हेड SPO शाहनवाज़ खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं मुनिज़्ज़ा मंजूर भट्ट जो मैनेजर हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर मुल्तान की, और मैनेजर हैं, और बहुत से जो केसेस हैं पिछले 4 से 5 सालों में उन्होंने ख़ास तौर पे नज़र रखी है कि इस साउथ पंजाब में किस तरह के वायलेंस के जो केसेस हैं ख़वातीन के हवाले से उनको क्या उसकी नौयत है और उन्हें किस तरह से इंसाफ फ़राहम किया जा सकता है। वो कर भी कोशिश कर रही हैं कि उन्हें मिले। और हमें ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियोज़ में नाइला दानिश साहबा जो प्रोसिक्यूटर हैं इसी वेमेन क्राइसिस सेंटर जिसको हम कहते हैं, लेकिन आम तौर पे ये वही वेमेंस वायलेंस अगेंस्ट वेमेन सेंटर है, वहीं उसकी प्रोसिक्यूटर हैं और ख़वातीन को जो लीगल असिस्टेंस है और उनको सेंटर में भी और फिर कोर्ट में भी उनको फ़राहम करती हैं। तो सबसे पहले शाहनवाज़ खान साहब, आपका ये प्रोग्राम है बाख्तियार अवाम और मुनसिफ़ाना निज़ाम, और उसमें आज हम बात कर रहे हैं सिनफ़ी इम्तियाज़ की बुनियाद पर जो तशद्दुद होता है उसके शिकार लोग कहाँ जाएँ। ये प्रोग्राम क्या है, इसका तारुफ़ क्या है, आपने किस अंदाज़ में इसको आगे बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जमशेद रिजवानी साहब आपका, रोही TV का, कि उन्होंने साउथ पंजाब के अवाम के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर हम मिल के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आपके कंट्रीब्यूशन पे सबसे पहले मैं रोही TV का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो हम प्रोग्राम एक चला रहे हैं जिसका बुनियादी मकसद ये है कि एक आम आवाम को बाख्तियार बनाया जाए, और वो बाख्तियार बनाने का तरीका ये है कि उन्हें अवेयरनेस आगाही फ़राहम की जाए कि वो कानून तक रसाई कैसे हासिल कर सकते हैं, कि कानून तक रसाई बहुत सारे इदारे ज़िले की सतह पर लोगों को जस्टिस फ़राहम करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन जो हमारे अवाम हैं वो उन इदारों के बारे में मालूमात नहीं जानते, उन तक रसाई के तरीक़ेकार से आगाह नहीं है। तो ये एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है ऑक्सफैम की माली मावनत से कि एक ऐसा अवाम के अंदर शऊर पैदा किया जाए कि वो जो इदारे जस्टिस प्रोवाइडर हैं, इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं, उन तक कैसे लोग रसाई हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से ये जनूबी पंजाब में हमने खानेवाल और मुजफ्फरगढ़ की 9 यूनियन काउंसिल खानेवाल और 9 मुजफ्फरगढ़ की यूनियन काउंसिल में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, जहाँ बाख्तियार ग्रुप बने हैं। वो बाख्तियार ग्रुप वो हैं जो लोगों को रहनुमाई देते हैं कि जस्टिस प्रोवाइडर तक कैसे आपने जाना है। उनकी ट्रेनिंग हुई है, फिर वो बाख्तियार ग्रुप जाके कोई 164 विलेजेस खानेवाल के और 164 विलेजेस मुजफ्फरगढ़ के, वहाँ जाके आवाम को बाख्तियार ग्रुप ने बताया है कि कानून तक कैसे आपने रसाई हासिल करनी है। एक इसमें अहम काम जो बहुत ही जो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है, मैं खुद उनमें गया हूँ, वो है लीगल क्लिनिक्स। जिस तरह से मेडिकल कैंप कभी लगते थे, तो हमने गांव में जाके अनाउंसमेंट की है और 4 काबिल वकील हमारे साथ गए हैं। हमने पूरा वहाँ पर जाके बड़ा अच्छा सा एक लीगल क्लिनिक का एहतमाम किया है, जिसमें ख़वातीनों हज़रात जिनको अनाउंसमेंट के ज़रिए इतला मिली कि जी किसी को जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा है, किसी की FIR का अंदराज नहीं हो रहा है, किसी का और कोई मसला है, तो वो आएँ और वकला से रहनुमाई लें कि इस मसले के लिए कानूनी मदद उन्हें कहाँ से लेनी है। इस तरह कुछ खुली कचहरियाँ हमने की हैं, जिसमें DPO साहिबान गए हैं, DCO साहिबा, DC साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये सारा अमल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ह्यूमन राइट एंड माइनॉरिटी अफेयर के ताउन से SPO मुनक्किद कर रहा है, और बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ तक रसाई और जस्टिस प्रोवाइडर्स के साथ उनके राब्ते किए जा सकें। अच्छा खान साहब, आप जो हम बात कर रहे थे कि एक प्रोग्राम की सीरीज़ है, मकालमा है, मुख्तलिफ जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, विक्टिम्स भी हैं और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उनको फेस किया है और फिर उनको फैसिलिटेट किया है, और आपने कहा कि कानून किस अंदाज में हम कानूनी मदद उन्हें दे सकते हैं और ये वो कैसे हासिल कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि आज का जो हमारा मौजू है वो सिनफ़ी तशद्दुद का मुतासरा लोग कहाँ जाएँ और उनके पास रास्ते क्या हैं। अगर आप समझते हैं कि इस प्रोग्राम में फोकस
आपके नज़दीक जो आपने आइडेंटिफाई किया इन लीगल क्लिनिक्स के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए, तो जिसकी बुनियाद पर आज हम इस मुकालमे में भी शरीक हैं, तो आप समझते हैं कि वाकई बहुत ज़्यादा अभी भी ज़रूरत है लोगों को, ख़ास तौर पे जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं, अवेयरनेस लैक करती है? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा। और साउथ पंजाब में आपको पता है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं जो पूरे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब भी बने हैं। इस तरह के इंसिडेंट भी हुए हैं। तो जनूबी पंजाब ख़ास तौर पे ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि यहाँ तशद्दुद है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन अवेयरनेस उसमें से एक बड़ी वजह यह है कि लोगों को जो इदारे मौजूद हैं, जो इंसाफ फराम कर रहे हैं, जो जस्टिस प्रोवाइडर हैं, उसकी अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, अब एक्सेस बुनियादी तौर पर असल मसला ये है कि जो महरूम तबकात हैं, वो वेमेन हों, वो मज़दूर हो, वो किसान हो, असल में इंसाफ तक रसाई सिर्फ ख़वातीन का नहीं है, बल्कि हर उस महरूम तबके का है जिसके पास रसाई नहीं है, जिसकी सिफारिश नहीं है या जिसको अवेयरनेस नहीं है। तो हम चाहते ये हैं कि वो जो महरूम तबके हैं उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको इंसाफ तक रसाई हासिल हो सके। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस इसका बुनियादी मकसद ये है कि एक आगाही मिले, दूसरा जो जस्टिस प्रोवाइडर हैं उनकी एक्सेस की जाए अवाम के साथ। सही। अच्छा खान साहब, आपने जो बात की कि जनूबी पंजाब में केसेस काफ़ी आए और चीज़ें हुई, लेकिन एक बात तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट थी, टारगेट हमें उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जनूबी पंजाब में एक पहला मरकज़ कायम किया जो वायलेंस अगेंस्ट वेमेन सेंटर, जो एक कानूनी तौर पे पंजाब असम्बली से उसका बिल मंजूर हुआ और एक तजर्बाती बुनियादों पे सबसे पहले मुल्तान में कायम हुआ, और अब मेरा ख़्याल है उसे शायद आगे हुकूमत बढ़ा रही है उसकी कामयाब को देखते हुए। तो मैं मुनिज़ मंजूर भट्ट साहबा जो मैनेजर हैं इस सेंटर की, कैसा आप समझते हैं कि परफॉर्म किया है इस सेंटर ने पिछले कुछ अरसे में, ख़ास तौर पे जेंडर बेस्ड वायलेंस को? थैंक यू सो मच जमशेद साहब। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे शाहनवाज साहब का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया है। और बेसिकली रसाई दूसरों तक पहुंचाने में एक मीडियम जो बहुत यूज़ होता है वो उस मीडिया का बहुत रोल है, ठीक है। एक ये ज़रिया है जिसके ज़रिए हम आम इंसान तक भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं या उनको बता सकते हैं, आगाही दे सकते हैं कि यहाँ पे ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन 2017 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, और मार्च 2017 से इसकी वर्किंग जारी है। यहाँ पे ये मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर मकसद था एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात फराहम करने का, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक अच्छा स्टेप है जिसमें आपको जो ख्वारी पैदे उठानी पड़ती थी आम शख्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने की, वहाँ पे एक ही छत तले विमेन पुलिस स्टेशन भी मौजूद है, हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी मौजूद है, हमारा मेडिको लीगल सेंटर जो फ़र्स्ट एड भी प्रोवाइड करता है, और MLC के लिए भी उसको किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता, वो भी वहाँ पर ही हमारा उसकी सर्विस भी मौजूद है। इसके अलावा जो एक सबसे अहम इसमें पार्ट है वो है हमारा मीडिएशन एंड रिहेबिलिटेशन का यूनिट, उसमें जो कि उसमें जो आप समझती हैं, मैं अगर अब जैसे हम आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, किस किस्म के केसेस आए हैं आपके पास? आपने कहा मीडिएशन, ये वो हैं जो घरेलू केसेस हैं, एक बेटी ने शिकायत की अपने वालिद के ख़िलाफ़, या एक बहन ने शिकायत की अपने भाई के ख़िलाफ़, या एक खातून ने शिकायत की अपने शोहर के ख़िलाफ़, तो तब आप वो खातून जिसको मीडिएशन की ज़रूरत होती है, तो शायद आप फिर दोनों फरीकैन को बुलाते हैं। हम सबसे पहले हम उस तशद्दुद में जो खासतौर पर हम घरेलू तशद्दुद में आम तौर पर शायद मीडिएशन की तरफ चले जाते हैं। जी बिल्कुल, या आप उनको बुलाकर सुनते ज़रूर हैं। तो ये जो फैसिलिटेशन है, वाकई ज़्यादातर जो केसेस हैं किस नौयत के रिपोर्ट हुए हैं आपके सेंटर में? हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू तशद्दुद है, उसके सबसे ज़्यादा केसेस की रेशो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा हरासमेंट है। इसके अलावा एक बहुत अहम बात जो इसमें हमारे माशरे में जो नफ्सियाती तौर पर या जज्बाती तौर पर जो तशद्दुद किया जाता है उसको अहमियत नहीं दी जाती थी। यहाँ पर हमारे पास ऐसे केसेस भी हमने जो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि ये हर तरह के वायलेंस में, हर तरह के तशद्दुद में एक अहम कंपोनेंट है, एक अहम जुज़ है कि वो नफ्सियाती तौर पे एक बंदा इतना डिस्टर्ब हो जाता है, वो खातून
जिस पे तशद्दुद किया जाता है, वो बच्ची जिस पे तशद्दुद होता है कि वो नफ्सियाती तौर पर ही स्टेबल नहीं रहते, तो उसमें इस सेंटर की एक सबसे बड़ी जो अच्छा खासियत है वो ये है कि हम इस तरह के वायलेंस को भी केटर करते हैं। सबसे ज़्यादा घरेलू तशद्दुद है और उसमें इस इवन रेप के केसेस भी हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। और सबसे अहम जो बात है, क्योंकि हमारे विमेन पुलिस स्टेशन में भी खवातीन का स्टाफ मौजूद है, जहां पर मैरिटल रेप के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं, जिसमें खवातीन उसको शेयर करते हुए बेहतर महसूस करती हैं या ओपनली उस पर बात कर सकती हैं। आपके केसेस बढ़े, रिपोर्ट जो हो रहे हैं यहाँ पे केसेस बढ़ने के बाद ये कि रिपोर्ट ज़्यादा होना शुरू हुए जी, और उससे ये हुआ कि लोगों में अवेयरनेस आई तो उन्होंने बताना शुरू किया। मतलब इसका अगर हम पॉजिटिव जी बिल्कुल, आगाही पैदा हो रही है लोगों में, उनको पता चल रहा है कि सर्विस अवेलेबल है और वो वहाँ पर आते हैं और वहाँ तक उनको वो रसाई मिलती है। ठीक है, फिर उनको जो भी कानूनी मदद या जिस तरह की भी मदद चाहिए वो उसके लिए उसको। अच्छा, आप कानूनी मदद की क्योंकि आपने बात की, तो नाइला दानिश क्योंकि प्रोसिक्यूटर हैं और ये सारी कानूनी मदद की ज़्यादातर जिम्मेदारी आपके बाद शायद उनकी तरफ चली जाती है, तो आप नाइला दानिश साहब, आप क्या देख रही हैं कि आप कोई भी खातून जब आती है उनमें से कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो आके इसको लीगल प्रोसेस में जाना चाहती हैं, चली जाती हैं, और फिर आप उन्हें किस हद तक फैसिलिटेट करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जमशेद साहब और शाहनवाज साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस मौजू पे, इतने हसास मौजू पे बोलने के लिए यहाँ दावत दी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपने सवाल किया कि कितनी फ़ीमेल हैं जो कि आना चाहती हैं और जस्टिस लेना चाहती हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब तक फ़ीमेल्स को अपने राइट्स का ही नहीं पता होगा तब तक वो कभी भी अपने लिए इंसाफ नहीं ले सकती। सबसे पहले तो उनकी अवेयरनेस ज़रूरी है कि उनको पता हो कि उनके क्या राइट्स हैं और कौन से ऐसे फोरम्स हैं जहाँ से वो जस्टिस ले सकती हैं। उसके अलावा जो है कि बहुत सारी फ़ीमेल्स हैं जो कि बहुत सी ऐसी होती हैं जो मजबूरी की वजह से चाहती हैं कि हम, ठीक है, हमारा घर ख़राब हो जाएगा, हम इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब एक फ़ीमेल की बिल्कुल पीक आ जाती है, बर्दाश्त आ जाती है, क्योंकि मोस्टली जो सेशन जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें पहली फ़ीमेल जो हैं उनकी डिमांड यही होती है कि हम अपना घर बसाना चाहते हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं कि हमें ना ही कोई लड़ाई करनी है, बस हमारा हस्बैंड जो है वो हमारे साथ प्यार से रहे, हमें तशद्दुद का निशाना ना बनाए और हम अपना घर नहीं ख़राब करना चाहती। तो उसमें जो, जैसे मैडम ने कहा कि ये हमारा एक मीडिएशन सेंटर है जो कि विंग है रिहेबिलिटेशन का, वहाँ पर काउंसलिंग ऑफिसर हैं, वो बाकायदा दोनों के कपल सेशंस करने के बाद साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर उनकी सुलह करवाई जाती है। लेकिन अगर बात सुलह से आगे चली जाए कि वो कहती हैं कि नहीं, अब मामला कोर्ट में जाना चाहिए या अब हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, तो फिर जो फैमिली केसेस हैं वो हम पूल ऑफ लॉयर के थ्रू जो हैं वो कोर्ट में रेफ़र कर देते हैं। सही। अच्छा नाइला, जो इम्पोर्टेंट बात जो आपने भी बात की, इन्होंने भी भट्ट साहबा ने भी बात की कि हम मीडिएशन की तरफ भी जाते हैं, और आपने भी कहा कि हमारी ज़्यादातर ख़वातीन जो घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं वो सिर्फ शिकायत करती हैं और काउंसलिंग के बाद तकरीबन 100% केसेस वापस ही मीडिएशन के ज़रिए ही मैनेज हो जाते हैं या उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है और वो वापस एप्लीकेशन ले लेती हैं, या जो तशद्दुद कर रहा होता है जिससे वो उनका मुतासरा जो खातून आपसे शिकायत करती है तो वो आपको एश्योरेंस कर देते हैं, वो बाप है, शोहर है, बेटा है, भाई है, कोई भी, कि नहीं, हम मैंने कुछ नहीं करना, अपनी जगह पर है। लेकिन एक पहलू ये है कि आप हो सकता है कि जो मेल और फीमेल दोनों हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो हम भी शायद नहीं चाहते कि घर ख़राब हो, हम भी नहीं चाहते कि जी कोर्ट में लोग केस लेके जाएं, बदनामी हो, ये चीज़ें। हम भी तो इस सोसाइटी का हिस्सा ना, हो सकता है मेरे पास कोई है तो मैं भी ऐसे उसको कहूँगा कि नहीं, देख लें, बैठ जाएं, कोई बात नहीं, सुलह कर लें, घर बसना चाहिए चीज़ों। लेकिन एक वाकई जिसमें आप समझते हो कि फॉलो करना चाहती है खातून, लेकिन हो सकता है कि जो एनवायरनमेंट ऐसा हो, हम इस सोसाइटी में रहते हैं जिसमें हमारे ऊपर भी प्रेशर्स हैं, या हम भी कहते हैं कि नहीं नहीं चलना चाहिए, बस छोड़ें आप इसको, बस ठीक है, अल्लाह दी रज़ा है जी। तो इस पर आप फिर कैसे वो करती हैं, कैसे आप इम्तियाज़ करती हैं, सिनफी इम्तियाज़ में बात, कैसे आप इम्तियाज़ करती हैं कि नहीं ये केस वाकई ही लीगल कोर्स में जाना चाहिए या नहीं, इसको यहीं पे मसालिहत में ही ख़त्म होना चाहिए, कैसे आप इसको अलग करती हैं?
अच्छा, इसके हवाले से ये है कि सेंटर में जो हमारा स्लोगन है कि अब आप महफूज हैं, वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग्स भी हुई हैं कि जो विक्टिम्स हैं हमने उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करनी है। अच्छा, ये ठीक है, important बीइंग बात अ प्रोसिक्यूटर मैंने लीगल ओपिनियन उसको देनी है, मैंने उसको बताना है कि ये ठीक है, ये गलत है, इसके ये नताइज हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमने उनको बाइख्तियार बनाना है, उनको उनकी डिसीजन पावर जो है अल्टीमेट फैसला उनका है। अल्टीमेट उनका है। अगर वो चाहती हैं कि हमने कोर्ट में फाइल करना है तो हमने कभी उनको मना नहीं किया, लेकिन हम उनके बैक पे खड़े हैं। ये बाइसनेस नहीं है कि नहीं आप ऐसे कर लें। मैंने बीइंग अ प्रोसिक्यूटर लीगल एडवाइजेस दी हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी ओपिनियन उन पे लागू नहीं की। सही। तो ये आप उन ख़वातीन का मैसेज है जी कि जो समझती हैं कि नहीं वो हर हाल में केस करना चाहती हैं, जी तो वो ये ना सोचें कि जी हमें सुलह ही हो जाएगी, इन्होंने भी हमें सुलह पे ही कह देना, लेकिन वो आके प्रॉपर मशवरा लें। अगर उन्हें कोई चीज़ समझ आती है और वो अगर वो कहती हैं कि नहीं हमने केस करना, तो फिर यकीनन कानून अपना रास्ता दिखाता है। जी बिल्कुल। आप उन्हें कानूनी रास्ता खुद भी आप भी दिखाती हैं, हेल्प आउट करती हैं। तो भट्ट साहब, जो आप बात कर रही थी कि जो हमारे यहाँ केसेस ज़्यादातर रिपोर्ट हुए हैं इस सेंटर में, उनमें से कितने केसेस हैं जो इस मीडिएशन की तरफ चले गए और कितने केसेस हैं कि जो कोर्ट्स में चले गए, आपने आगे प्रोसेस कर दिया? सर, इसमें मैं मैडम की बात को फिर सेकंड करूंगी कि अगेन ज़बरदस्ती नहीं है। ज़बरदस्ती नहीं वैसे, लेकिन हम परसेंटेज देखना चाहते हैं कितने लोग, रिफ्लेक्शन क्या है? एग्जैक्टली आप अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम अगर 50% केसेस भी मीडिएशन की तरफ जाते हैं, तो उसमें मोर देन 50% जो हमारे केसेस हैं वो सक्सेसफुल मीडिएशन में चले जाते हैं। ठीक है, जो कई दफ़ा ऐसा भी है उसमें, बल्कि उसमें अगर रेशो ऐड करें तो कई केसेस ऐसे भी हैं जो अगर फाइनल प्रोसेस या फाइनल डॉक्यूमेंटेशन में नहीं भी आते तो वो रिकंसाइल कर चुके होते हैं, उनकी सुलह हो चुकी होती है। वो एक प्रोसेस में आने की वजह से वो कहते हैं जी हमने घर में हमारी सेटलमेंट हो गई है, और फिर हमारा वहां से भी केस का फॉलो अप चलता रहता है, वहां खत्म नहीं होता। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा हमारे पास उसका एक एस्पेक्ट है कि वो अगर प्रोसेस वहां पे फाइनलाइज होकर अगर हमारे पास वो नंबर हमारे उसमें काउंट नहीं भी हो रहा, तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो घर में मीडिएट हो गए होते हैं इस प्रोसेस में आने के। हम क्योंकि सनफी इम्तियाज़ पे क्योंकि बात करें, लेकिन एक जो बड़ा स्टेप जो नज़र आया पिछले 2-3 सालों में वो ये था कि इस हवाले से खसूसी अदालतें कायम हुई अलहदा से। सनफी इम्तियाज़ के जो केसेस हैं या तशद्दुद के जो केसेस हैं वो सिर्फ वहीं पे ही डेडिकेटेड रिपोर्ट होते हैं। आप समझते हैं कि ये जो स्टेप है ख़वातीन पर जो तशद्दुद होता है या सिंफ की बुनियाद पर जो तशद्दुद होता है उसके हवाले से यकीनन हेल्पफुल होगा? जो शायनेस थी लीगल प्रोसेस में जाने की वो दूर होगी लोगों को, और ख़ास उन ख़वातीन को यकीन होगा कि उनकी बात सुनी जा सकती है और उन्हें इंसाफ मिल सकता है। आप शाहनवाज साहब क्या कहते हैं? अच्छा, एक तो जो मुनाज़ा यहाँ बात कर रही थी कि बेसिकली जो सुलह है वो सिर्फ उन केसेस में जहाँ कानून सुलह की इजाज़त देता है। मतलब हर तशद्दुद पे सुलह मुमकिन नहीं है, या सुलह कोई भी गवर्नमेंट का इदारा या प्राइवेट इदारा या सिविल सोसाइटी इदारे, मतलब बाज़ औक़ात ऐसे केसेस हैं जिसपे सुलह का कोई, यानी उसमें अगर मुद्दई भी मौजूद ना हो तो स्टेट उसकी मुद्दई है। अगर वो कोई इस तरह का तशद्दुद है तो उस पर सुलह का तो कोई मतलब वो नहीं हो सकता। तो ये बात यहाँ पे जो मैं समझाऊँ, ये बात वो कर रही हैं जो मामूली नौयत के केसेस हैं जिनपे सुलह हो सकती है। कुछ केसेस तशद्दुद के इस तरह के हैं जिसपे सुलह का मतलब जो कानून में जिसमें सुलह की गुंजाइश मौजूद ही नहीं है, उसके लिए तो फिर जो भी उसका मुजरिम है उसे सज़ा ही होनी है। वो प्रोसिक्यूटर भी उसकी हेल्प करेगा, विमेन सेंटर भी हेल्प करेंगे, पुलिस के डेस्क भी हेल्प करेंगे, तो जो गवर्नमेंट ने इदारे बनाए हैं वो सब के सब हेल्प करेंगे। दूसरी बात आपने जो कहा कि वो बड़ा एक अहम फैसला था कोर्ट का, जो आर्डर हुए और ये बने कि जी जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट अलहदा से होने चाहिए, और वो एक बहुत ही हौसला अफजा कदम था जिसके तहत ये एक उम्मीद हुई कि जो ख़वातीन तशद्दुद का शिकार होंगी कि शायद उनके लिए एक अलहदा माहौल चाहिए और उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास चाहिए, और वो उन कोर्ट्स ने वो काम भी उन्होंने शुरू किया है। उस पर जैसे आप और हम वक्फे के दौरान बात कर रहे थे कि वो उसमें काफ़ी काम हुआ है। डिस्ट्रिक्ट की सतह पे वो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट काम भी कर रहे हैं, वो और जजेस के हवाले से कुछ ट्रेनिंग्स भी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है, इसे मज़ीद मौसर होने की ज़रूरत है कि इनको जो उसमें जो उसकी स्पेसिफिकेशन है शायद उसे मज़ीद इम्प्रूव होने की वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल जैसी चीज़ें आती जाएंगी और उसे बेहतर भी होना चाहिए।
नाइला दानिश साहबा, जो आप बात कर रही थी और अभी हम खान साहब की बात को आगे देखें, कोर्ट में क्या एनवायरनमेंट है, ख़ासतौर इन जेंडर बेस्ड वायलेंस जो कोर्ट्स हैं, अब आप इस तरह के जो केसेस हैं अब जब वहाँ रिपोर्ट होते हैं और वहाँ जो समात और चीज़ों का सिस्टम होता है वो क्या है, अगर आप ख़वातीन को आपके ज़रिए हम अवेयरनेस देना चाहते हैं कि क्या एनवायरनमेंट है वहाँ का, जो अभी तक वहाँ ज़्यादा नहीं गई या उनको पता नहीं है कि क्या होता है। पहली बात तो ये जो कोर्ट आम कोर्ट से जो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोड बनाई गई हैं वो आम कोर्ट से डिफरेंट हैं। वहाँ पर स्क्रीनिंग भी की हुई है, उसके एडजस्टमेंट इस तरह से की हुई है कि अगर कोई फीमेल है वो हरास भी हो सकती है अक्यूज़ से, तो उसको जो है वो सेपरेट स्क्रीनिंग के ज़रिए उसकी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है कि अक्यूज़ उसको नज़र ना आए। और मोस्टली जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट में जो है वो माइनर के बहुत केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें कि उनके इवन फैमिली मेम्बर्स की तरफ से रेप जो है वो कमिट हुआ है। तो ये बड़ी सेंसिटिव नौइयत के केसेस हैं, तो वहाँ पर भी एक तो जज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इस तरह की ट्रेनिंग्स हुई हुई हैं कि वो बहुत पोलाइटली जो है वो माइनर्स को डील कर रहे होते हैं। फिर प्रोसिक्यूटर उनकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं कोर्ट में बैठे, क्योंकि ज़ाहिर है वो जब एक माइनर होगा तो उस पर बहुत ज़्यादा फैमिली का भी प्रेशर है, लोगों से भी है। फिर एक नया एक्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ इस हवाले से, वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत अगर ये लग रहा है कि फैमिली या बाहर के लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है, विटनेसेस को भी और सर्वाइवर को भी। और सेफ़ हाउसेस बनाए गए हैं जिनमें उनको फिर वहाँ पर रखा जाता है कि जब तक ट्रायल चल रहा है तो उनका फिर टिल द डिसीजन जो है वो वहाँ पर उनकी सेफ्टी के नहीं, उसके लिए सेपरेट जो है वो सेफ हाउस बनाएंगे, अरेंजमेंट किए हुए हैं। और फिर थ्रू कोर्ट जो है उनको हम विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन सेफ हाउसेज में जो है वो भिजवा देते हैं। जी शर्मा साहब, आप हम अवेयरनेस की जब बात कर रहे हैं और जैसे बात हुई है ख़वातीन के हवाले से, क्या स्टेप्स हुकूमत ने लिए हैं जो बहुत अच्छे हैं, और ख़वातीन जो शिकार हैं आम तौर पे, और लेकिन अभी भी उनकी रसाई नहीं होती, आप क्या समझते हैं कौन से स्टेप्स हैं जो हुकूमत ने लिए हैं और वो वाकई इफ़ेक्टिव स्टेप्स हैं कि ख़ातून अगर विक्टिम हुई है, उस पर वायलेंस का शिकार हुई है, वो किसी भी किस्म के वायलेंस का शिकार हुई है जो जेंडर बेस्ड है, वो इस सेंटर तक पहुंच सकती है या आगे कोर्ट में कहीं भी केसेस को उसे प्रोसेस पता हो, कैसे वो फौरी तौर पे कैसे बताए किसी को भी? बिल्कुल, बहुत अहम बात है इसमें। ये देखें कि एक तो हमारे यहाँ कानून साजी मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छी हुई है और वो कानून साजी मौजूद है। जिस तरह 2010 में जो हैरासमेंट एट वर्क प्लेस का एक्ट आया, और उससे जो है ये है कि जो काम की जगहों पर आपने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन अपने आप को महफूज समझने लगी। इसी तरह 509 में तरमीम कर दी गई है कि अब अगर आप कहीं पे भी आप काम के लिए जा रहे हैं, आप बस स्टॉप पे खड़े हैं तो कोई हरास करता है तो 509 एक तहफ़्फ़ुज़ आपको मुयस्सर है। अच्छा, अगर जैसे आपने कह रहे हैं कि आपने ये किया है, बट साहबा जो ख़ास तौर पे जो स्टेप्स हैं, जैसे रोड सेफ्टी अथॉरिटी ने सेफ सिटी अथॉरिटी ने एक वीमेन सेफ्टी ऐप बनाई है, आप समझते हैं कि इस तरह की जो ऐप्स हैं या नेट बेस्ड आपको ऑनलाइन बेस्ड चीज़ें आप फौरी तौर पे आप समझते हैं कि आप अगर आपको अवेयरनेस हो तो ख़वातीन इनको यूज़ करें, इन टूल्स को यूज़ करें? जी बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। और हमारे पास जैसे हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं, वहाँ पर उनको एक्सेस भी दी जाती है और जब वो रब्ता करती हैं तो उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। नाइला दानिश साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आप समझती हैं कि आपने एक बात की थी कि इन्वेस्टिगेशन की सतह पर प्रोसिक्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता, अगर वहाँ उस सतह पर इन्वॉल्व हो तो और ज़्यादा जो केस में कहीं कमज़ोरी रह जाती है इन्वेस्टिगेशन की सतह पर, तो उसको वो फैसिलिटेट कर सकता है। आपने जैसे बात की, तो आप समझती हैं कि इसको कहीं पे और भी रिवाइज़ किया जा रहा है, चीज़ें हो रही हैं? जी, इस पे काम तो काफ़ी हो रहा है कि जो हीनियस किस्म के ऑफेंसेस हैं उनमें प्रोसिक्यूटर का रोल होना चाहिए। और हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके थ्रू यानी जब हमने एक चालान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पेश करता है तो हमने अपना पिक एंड चूज़ भी करना होता है विटनेसेस को कि वो रिजाइल ना कर जाएं। वो हम ये प्रोसिक्यूटर ने डिसाइड करना है कि कौन से विटनेसेस हैं जो कि हमने कोर्ट में पेश करने हैं और कौन से जो है वो प्रोसिक्यूशन के केस को स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये चीज़ें हो रही हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद है हमें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटरमेंट की तरफ चीज़ें आएंगी।
जी अच्छा खान साहब, आप जो बात कर रहे थे, आप क्या कहना चाहते हैं जब भट्ट साहब बात कर रहे जी बिल्कुल। देखिए, अब बुनियादी तौर पर एक खातून या किसी के साथ जब भी कोई तशद्दुद होता है तो उसका एक प्रोसेस एक आम शहरी को हम अवेयरनेस के ज़रिए क्या बताना चाहते हैं। पहली और बुनियादी बात ये है कि आपने फौरी तौर पर अगर आप किसी भी शिकायत आपको होती है तो 15 का एक पुकार जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है वहाँ पे एक पुकार के नाम से पूरे पंजाब के तमाम अजला से जो 15 की कॉल जाएगी वो पुकार में जाएगी और पुकार से वो कॉल जो है मुतलका थाने में जाएगी। आपको ज़रूरी है कि आप कहीं भी जाने से पहले 15 पे आप कॉल करके अपनी शिकायत का अंदराज करें। पहली इतला 15 पे फ़ौरन दें। दूसरी, ठीक है, पहली बात तो ये है कि आपको 15 इस्तेमाल करना है, वो विमेन है या कोई भी जिस मजलूम है जिसके साथ ज्यादती हुई है वो फ़ौरन 15 का इस्तेमाल करे। ठीक है, अगर पुलिस आपकी शिकायत का अजाला नहीं करती तो आईजी साहब ने अपनी एक हेल्पलाइन दी है 8787 8787 पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं अगर पुलिस आपको रिस्पांस नहीं करती। दूसरी बात यह है कि विमेन फ्रंट डेस्क बने हुए हैं हर थाने में और वहाँ वो इन्वायरमेंट नहीं है जो जैसे थानों के इन्वायरमेंट के मुतालिक लोग सोचते हैं। तो वो फ्रंट डेस्क पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वो चाहे मर्द है, खातून है या कोई भी है। तो आवाम को ये पता होना चाहिए। इसी तरह जैसे आपने कहा कि जो विमेन सेफ्टी ऐप बनाई गई है, उस सेफ्टी ऐप का मतलब ये है कि वो हर उस खातून के पास विमेन सेफ्टी ऐप है, वो उस पे एक क्लिक अगर वो विमेन सेफ्टी ऐप उन्होंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल की हुई तो उसकी लोकेशन आ जाएगी और उस लोकेशन पे विद इन मिनट्स जो है पुलिस उनसे इन कांटेक्ट होगी। और उसके लिए भी जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है उसमें एक मरकज़ बनाया गया है ताकि हम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। आपने बड़ी आम बात की, लेकिन जो ख़वातीन ये प्रोग्राम देख रही हैं तो कम से कम जिन लोगों ने ये ऐप नहीं की अपने मोबाइल पर, अगर 50 ऐप और हैं तो एक ऐप ये भी कर लें, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी वाइफ को, घर वालों को कहें कि ये ऐप करें ताकि अगर वो कहीं वायलेंस का शिकार होती हैं और किसी किस्म का भी तशद्दुद होता है तो वो ये ऐप यूज़ कर सकती हैं और होना भी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहिए कि फौरी तौर पे आज हर किसी के पास मोबाइल है तो वो बहुत सी ऐप के साथ ये वेमन सेफ्टी ऐप ख़वातीन को ज़रूर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाइला दानिश साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया। मुनज़्ज़ा मुनीर क्या मुनज़्ज़ा मंजूर भट्ट साहबा, आपका शुक्रिया। शाहनवाज़ खान साहब, आपका शुक्रिया। और जैसे प्रोग्राम के आखिर में बात हो रही थी कि हुकूमत तो स्टेप ले रही है और बहुत अच्छे स्टेप पिछले कुछ अरसे में लिए गए हैं, लेकिन ख़वातीन को ख़ुद भी अवेयर रहना है और होना है कि वो सिनफ़ी तशद्दुद का अगर शिकार होती हैं और किस किस्म के सिनफ़ी तशद्दुद का शिकार हुई हैं तो वो कहाँ और कैसे रब्ता कर सकती हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिज़वानी को इजाज़त दीजिए।